नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले हमने एक घटना का जिक्र किया था और ये अंदेशा जताया था कि महंगाई जो है वो बढ़ सकती है और उसमें बढ़ने के कगार पर सीएनजी और पेट्रोल यानी कि सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है उनमें इजाफा हो सकता है। और आज ये है महंगाई का डबल ब्लास्ट हो चुका है। दिवाली से पहले ही निकला आम आदमी पार्टी का दिवाला, माफ कीजिएगा आम आदमी लोगों का दिवाला। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से हुआ महंगाई का डबल ब्लास्ट। इसी खबर पर विस्तार से जुड़ेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार से और जानेंगे कि महंगाई का अंदेशा हमने 2 दिन पहले ही जताया था और आज जो है महंगाई का झटका वो लोगों को लग चुका है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर से लेकर आपके पास? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिवाली से पहले महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो देश में लोग लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अब दिवाली से ठीक पहले लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले आपको बता दें कि मतलब कुछ समय पहले अगर हम बात कर लें तो महंगाई की डबल स्ट्राइक हुई है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे और भी कई चीजों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि जिसे सीएनजी हम बोलते हैं कि उसकी कीमतों में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब सीएनजी और पीएनजी के दामों में लगातार ये बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद जो सफर है या कारोबार है और रसोई में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और पहले जहां पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले परेशान थे, तो अब सीएनजी वालों ने भी सिर पकड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है और दिल्ली में कल तक सीएनजी 75.61 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी, लेकिन आज से जो कीमत है वो लगातार बढ़ गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तरीके से तुषार ने बताया कि लगातार सीएनजी वाले भी है, अब महंगाई को लेकर उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी के दाम में 78 रुपए 17 पैसे की बढ़ोतरी से हुई है और ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है 81 रुपए 17 पैसे तक की। गुरुग्राम में सीएनजी के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया है और जिसके बाद यहाँ सीएनजी की नई कीमत 86.94 रुपए प्रति किलो हो गई है। रेवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो रेवाड़ी में भी सीएनजी 86.7 रुपए से बढ़कर 89.7 रुपए प्रति किलो हो गई है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल और कैथल में कीमतों में इजाफे के बाद सीएनजी का जो नया रेट आया उसमें 87.27 रुपए प्रति किलो, तो कानपुर में सीएनजी की कीमत में 87.40 रुपए पर वो पहुंच गई है। यानी कि लगातार जिस तरीके से सीएनजी महंगी हो रही है, निश्चित ही तौर पर इससे जनता के जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर देश की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा सीएनजी के ऑटो शामिल है, सीएनजी की बसें शामिल हैं। अगर सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित ही तौर पर किराया भी बढ़ सकता है। इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी और उनसे ही जानेंगे कि लगातार जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, और हम इसका जिक्र पहले 2 दिन पहले ही कर चुके थे कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं और वो आज सच साबित हुआ। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बढ़ी हुई महंगाई को लेकर? देखो, कहना तो बहुत कुछ है और मीडिया के जरिए से हम बार बार हम भी बता रहे हैं कि ये महंगाई अब मतलब जो मिडिल क्लास है वो तो डूबा हुआ है, लेकिन सब क्लास उसके अंदर अब धीरे धीरे अंदर डूबते जा रहे हैं। मीडिया का ये पहला ऐसा नहीं है कि आज मैंने और आपने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, बाकी कई मीडिया भी इसके ऊपर डिबेट चला रही है। जितनी बार महंगाई बढ़ती है उतनी बार ये डिबेट चलती है, वो मीडिया और मेरा और आपका एक कर्तव्य भी है। बात वो है कि जिसका कर्तव्य है वो क्यों रोड पे नहीं निकलते, वो क्यों लोगों को एक साथ लेके सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे, उसके लिए क्यों रोड पे नहीं आते। देखो, एक बात स्पष्ट है, सत्ता पक्ष में जो कोई पार्टी हो या विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, उन्होंने अभी तक अपने मैनिफेस्टो में ये जब बात चली है कि चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे फ्री की जो एक गारंटी देने का एक माहौल बना हुआ है, उसमें किसी भी एक पार्टी ने ऐसा कहीं पे बोला है कि हम सीएनजी आधे दाम में दे देंगे या सीएनजी पे हम इतना किलो फ्री में दे देंगे या पीएनजी इतना किलो पहले 2 किलो आप मतलब अगर 10 किलो की टंकी है आपके पास और आप फुल टंकी करवाते हो तो 2 किलो आपको हर बार
फ्री देंगे, ऐसा किसी ने बोला है क्या? बिजली हम 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे, कभी ये चीज पे अगर आप फुल टंकी करवा लो और 18 लीटर पेट्रोल डाल दो अपनी गाड़ी में तो 2 लीटर या 3 लीटर आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा किसी ने बोला है क्या? कोई नहीं बोलेगा। त्योहार की सीजन में लोगों को महंगाई का जब झटका लगता है ना, ये झटका अगर वोट में रूपांतरित हो चुका तो ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नोटा का अगर उपयोग प्रजा करने लगेगी तो सभी को भारी पड़ने वाला है। इस बार गुजरात का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन प्रजा, बस ये आज के दिन हमने डिबेट कर लिया, अभी 1 घंटे के बाद मैं और आप भी सीएनजी भरवाने के लिए जाएंगे, पेट्रोल भरवाने के लिए जाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए मैसेज आते रहेंगे। वहां पे कुछ मतलब XYZ जगह पे दंगा होने वाला है, हिंदुत्व खतरे पे है, कोई विशेष समाज खतरे में है, हिजाब का मुद्दा आ जाएगा, कोई और जाके बोलेगा कि भाई मदरसा में ये हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पे देश की राजनीति में सबसे ऊपर है जातिवाद, परिवारवाद, और बाकी कुछ बचा है तो वो है विशेष धर्मवाद। बिन सांप्रदायिकता अपने जेब से, अपने पूरे एक समझो कि अपने हिसाब से उसकी एक डेफिनेशन सब लोग देने लगेंगे। महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, महंगाई के ऊपर बात करेगा तो सिर्फ मीडिया करेगा, मैं और आप करेंगे। बात उतनी है कि विपक्ष अब रोड पे है, फिलहाल कांग्रेस अभी फिलहाल रोड पे ही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है और शायद 1 महीने से ऊपर होने आ रहा है, और कर्नाटका के अंदर भी बहुत सारी जगह पे उनका एक माहौल बना हुआ है। तो क्या ट्विटर पे पोस्ट करके राहुल गांधी मतलब संतोष पा लेंगे कि महंगाई डबल हो चुकी है, डबल ब्लास्ट हो चुका है, सरकार को कुछ करना पड़ेगा? एक हाथी का फोटो निकाल के उसके ऊपर बोल दिया कर्नाटक सरकार ने, उसके ऊपर चिंता भी जता दी, उससे काम बनने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया गुजरात में आज भी है, इसके पहले भी आए थे, फ्री गारंटी कार्ड का वादा करते थे, दिल्ली में भी करते हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, कुछ और वादे भी कर लो। भी दिवाली आ रही है, अगर हम दिवाली के पहले भी सत्ता में, दिवाली के बाद आए नहीं आए, लेकिन सरकार को हम मजबूर करेंगे कि महंगाई का कुछ इलाज निकालो। ऐसा कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। काले कपड़े पहन के 2 दिन लोकसभा के सामने प्रदर्शन कर लिया, उससे क्या हुआ? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने क्या ऐसा बोला कि भाई आप काले कपड़े पहन के विरोध मत करो, हम 2 रुपया कम कर लेंगे? किसी ने किया क्या? तो बात वो है कि विपक्ष कहां पे है। जी शोभित। बिल्कुल निश्चित ही तौर पर दिवाली आने वाली है और लोगों का दिवाला जो है वो निकल गया है, दिवाली से पहले ही है। अभी दीपावली को अगर हम बात करते हैं तो करीब 18 से 20 दिन का समय अभी शेष है और उससे पहले ही डबल डोज दे दिया गया है। ये जो दाम बढ़े, इसका सीधा असर इस वजह से आम जनता पर भी पड़ रहा है क्योंकि उनके किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक सीएनजी को विकल्प के तौर पर देखा गया था कि पेट्रोल अगर डीजल महंगा हो रहा है, कई कई शहरों की बात करते हैं, कई कई राज्यों की बात करते हैं, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है, जहां पे पेट्रोल की आज कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं, 108 में बिक रहा है, 107 में बिक रहा है। तो वहां तक तो ठीक लगता है कि चलो जो पेट्रोल नहीं उसका विकल्प के तौर पर सीएनजी का हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सीएनजी जो है अब वो भी 90 और 80 के आंकड़े पर पहुंच गई है, 90 रुपए के ऊपर जा रही है, तो सीएनजी से भी राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में सरकार की चुप्पी को आप क्या कहेंगे? क्या सरकार जानबूझकर चुप है? क्या सरकार को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या लोगों की बढ़ती हुई महंगाई जो कहीं किसी तरीके से बढ़ रही है, अलग अलग समूहों से निकलकर सामने आ रही, चाहे वो पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं, तेल के दाम बढ़ गए, जो घर में प्रयोग किए जाने वाले राशन है जिसमें दाल शामिल है, जिसमें आटा शामिल है, उसके दाम बढ़ गए,
जो बाहर रह रहे लोग हैं उनके सामने मुसीबत है, जो जिनके पास में खेती नहीं है, जिनके पास में अपनी उपज नहीं है, उनके लिए समस्या बनती जा रही, क्योंकि कोरोना के बाद में लगातार जो देख सकते हैं कि मंदी का दौर छाया हुआ है। इस मंदी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच गई है। लेकिन ये सारे आंकड़ों पर बात नहीं हो रही है। आज हमारे साथ ही कई ऐसे टीवी चैनल्स हैं जहां पर आदि मानव का चर्चा हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे 2 दिन से हनुमान जी का एक वो जो कोई टीजर लॉन्च हुआ है उसको लेकर डिबेट चल रही है। महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही है, और महंगाई पर सरकार की चुप्पी को क्या कहेंगे आप? क्या ये प्री प्लान्ड है? जिस तरीके से आज पूरी तरह महंगाई पर शांति जो है चारों तरफ दिखाई दे रही है और जनता जो है वो लगातार करा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी शोभित, बहुत सटीक मुद्दा आपने बताया कि टीवी डिबेट में जो फिल्म जो आ रही है उसके ऊपर डिबेट है और संस्कृति का हनन हुआ है उसके ऊपर डिबेट हो रही है, लेकिन किसी को ये महंगाई के ऊपर बात करने का समय शायद नहीं है। मैं वही तो बता रहा था आपको कि जब जब महंगाई बढ़ती है, आप देखना पूरा इतिहास पिछले कई सालों का, जब जब कभी भी किसी चीज़ का एक रेट बढ़ा है तब तब कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा बीच में आया होगा, पहले आया होगा कि लोग उसके ऊपर चर्चा करते होंगे, इसके ऊपर नहीं। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, सरकारी नौकरियां पाने के लिए युवा जो है वो रोड पे आके कभी भी मतलब वो अपना एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हो, या सरकारी जो पेंशनर है अपना हक मांगने के लिए अगर जोरों से रोड पे उतरते हैं, तब मुद्दा कहीं पे भटकाने के लिए किसी भी पार्टी की सरकार हो उसने अलग अलग हथकंडा अपनाया है। उसमें उसका ध्यान भटकाने के लिए कभी भी कोई मुद्दा और बाजार से लाके खड़ा कर लिया। जैसे फिलहाल तो अभी एक फिल्म की बात चल रही है, उसमें राम कैसा है और रावण का दिखाव कैसा है, उसके ऊपर हनुमान जी का क्या पहनने का, वो सब कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन मजे की बात वो है कि जो आपके घर के राशन के ऊपर आपके जेब में जो चीज़ सीधे तरीके से असर करती है उसकी कोई चर्चा हो नहीं रही है। ऐसा तो है नहीं कि आइए दाम जो आज बढ़े हैं, इसके पहले भी बहुत महंगाई है, दाल चावल आपने बोला, जो खाद्य तेल है उसके भी जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी में वो कमी थी और आज भी ये दाम बढ़ गए तो कल से हम चिंता करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले कई दिनों से, कई साल से, मतलब ऐसा तो मैं बोलूँगा कि मतलब जब से ये कोरोना काल, उसके बाद धीरे धीरे अर्थतंत्र अपनी जो एक गति पकड़ रहा था, उसमें भी ये महंगाई अपनी एक टोच पे थी। उसके बाद सरकार ने एक बात बोली कि भाई दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही है, हम बेहतरीन हमारा ग्रोथ है वो हम संभाल पा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी देश भी आर्थिक मंदी में सबके सामने झूम रहे हैं और भारत उसकी आर्थिक नीतियों से अभी भी एक बरकरार है और शायद मैं भूलता नहीं हूँ तो दुनिया में 5वें नंबर की जो आर्थिक समृद्धि वाला देश जो है वो भारत है। वो हमारे लिए गर्व की बात है। उसकी कोई टीका किसी भी कीमत में कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि आर्थिक नीतियाँ हो या एक तेज गति से भारत की जो एक समझो कि आत्मनिर्भर भारत हो या उसके मतलब जो एक विकास लक्ष्य जो कार्य फिलहाल चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो, 5G के आधार पर जो कुछ चल रहा हो या कृषि क्षेत्र में चल रहा हो या किसान के क्षेत्र में चल रहा हो, उसकी कोई ना नहीं है। लेकिन सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको सरकार में आप बैठे हैं, आप टैक्स भी ले रहे हैं। अगस्त से लेके पिछले 3 महीनों का जो रिपोर्ट कार्ड GST का आया था वो सर्वोच्च टोच पे था। सरकार की आवक बढ़ रही है, मध्यम वर्ग की आवक घट रही है, ये भी एक हकीकत है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा। शायद मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सरकार इसी सोच में पड़ी हुई होगी और कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। ऐसा हम फिलहाल तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई सरकार आने वाले दिनों में, त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, नवरात्रि खत्म हो चुकी है, कल शरद पूनम है, उसके बाद सिर्फ अब मैं समझता हूँ कि खरीदारी और खरीदी करने के लिए बाजार में जो खरीदार है वो ये कल से लेके
आने वाले 10 दिन तक बाजार में दिखे जाएंगे। व्यापारी भी उत्साहित है कि खरीदार आए और इस बार कोरोना के समझो कि 2-2.5 साल के जो एक धक्का लगा था आर्थिक गतिविधियों का, उसमें इस बार एक अपेक्षा थी कि भाई लोग आएंगे, खरीदार कपड़े खरीदेंगे या कुछ और चीज़ खरीदेंगे और त्यौहार जो है वो अच्छी तरीके से मनाएंगे। लेकिन ये 10 दिन जो बचे हैं उसमें ही ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब सरकार के पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, सरकार के इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम लाने होंगे। इसके लिए अब सरकार क्या करती है वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और शायद अगर कुछ कदम सरकार ने उठाया तो हम इसके ऊपर भी डिबेट जरूर करेंगे, क्योंकि बैलेंस रखना है हमको। ऐसी नहीं है कि हम सरकार की टीका करेंगे, टिप्पणी करेंगे, लेकिन सरकार को हम बताएंगे कि इसके ऊपर भी कुछ कदम आप उठाएंगे तो इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में इसके ऊपर भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया, बिल्कुल मध्यम वर्ग को फायदा हो चुका है, ऐसे हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम चर्चा करेंगे, और हम चर्चा आज से नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और चर्चा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी आवाज जो है, लोगों की आवाज जो है, वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों में सुनाई ना दे जाए। हम इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे और अंतिम सवाल पूछेंगे जिगर पांड्या जी से और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज हम सुबह से टीवी स्क्रीन जो है हमारे सामने कई न्यूज चैनल्स उसमें शामिल हैं, उसमें हर एक छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, बड़े जो है चैनल्स भी हैं, उनके नाम का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सभी देख रहे हैं। आज सुबह से एक सिंगल खबर जो है महंगाई को लेकर किसी भी टीवी स्क्रीन पर साझा अभी तक नहीं की गई है। किसी ने भी इसको डिबेट का मुद्दा नहीं बनाया कि जरूरी नहीं हो जाता है लोगों की बात। लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज को जो है सुना जाए। ये आवाज लोगों के ऊपर कैसे पहुंचेगी जब अपने ही दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं छोटापन दिखाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अगर हमने एक दृश्य देखा था, हमारा पड़ोसी ही देश कहेंगे श्रीलंका है, जहां पर किस तरीके से घटनाक्रम बदला और यहाँ के जो मुखिया थे उनको देश छोड़कर भी भागना पड़ा। क्या वजह थी, जरा ये भी गौर करने वाली बात है। वहां पर भी इसी तरीके की हो, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की नीतियां जब तक उसमें आम जनता से जुड़े हुए लोगों को वैल्यू दी जाती है तब तक वो सारी चीजें सुचारू रूप से चलती है। जब जनता अगर आपको चुनकर प्रतिनिधि बनाकर आपको शीर्ष सर्वोच्च पद पर बैठालता है तो जनता को उम्मीदें होती हैं कि अमुक व्यक्ति जनता के लिए कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेगा जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, इसीलिए चुन के उन्हें भेजा जाता है। श्रीलंका का हम जिक्र करना चाहेंगे और आपसे ही इसका जवाब लेना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले श्रीलंका में जो उठापटक हुई उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई थी। जिस तरीके से 1 किलो आलू का रेट जो है 400 रुपए तक पहुंच गया था श्रीलंका में, पेट्रोल डीजल जो था वो हजार रुपए लीटर पहुंच गया था। और फिर अंत में जो घटनाक्रम देखा, किस तरीके से जनता जो है उसने उग्र रूप किया और लगातार सब तहस नहस कर दिया और सत्ता पलट दी। अंत में विकल्प भी यही बचता है। और आज जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर जो है बढ़त बनाकर चल रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम विकसित नहीं विकासशील देश बनने की ओर अग्रसर हैं और लगातार हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये इन लोगों का क्या होगा जो महंगाई की मार से दबे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं और लगातार कुचले जा रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा। और सरकार तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि सरकार जिस आश्वासन से देकर आज जो केंद्र सरकार में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी ये वादा करके आई थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई को कम करेंगे। वो धरना भी याद होगा, वो नारा भी याद होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा हमारे दिमागों और जहन से नहीं हटा है, क्योंकि जिस तरह यूपीए का कार्यकाल था और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी उसमें आम जनता पिस गई थी और तब ये सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था जो केंद्र में भाजपा सरकार जो है विराजी है आज। और आज उसी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों की अनदेखी की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस रवैये के ऊपर आप? जी बिल्कुल, रवैया तो स्पष्ट करना पड़ेगा सरकार को कि क्या कारण है, हम ये मुद्दे से क्यों ध्यान नहीं दे पाते, या ध्यान देते हैं तो इतना हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में आना पड़ेगा। ये महंगाई बढ़ रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार की कुछ गलतियाँ होगी, सरकार भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ध्यान रखती होगी कि भाई महंगाई को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन साथ साथ में देश के लोगों को भी ये बात समझानी होगी कि महंगाई बढ़ रही है तो इसी कारण बढ़ रही है, आप थोड़े दिन इंतजार करिए, हम कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात
पिछले कई दिनों से आती नहीं है। जब भी बात आती है तब वही बात आके निकलती है कि हमने ये वैक्सीन बनाई, हमने ये किया, वहाँ पे वो किया, कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध। भाई अब तो वहीं पे भी कुछ ना कुछ तो समाधान निकल चुका है। युद्ध पहले था ऐसा नहीं है। तो क्या कारण है, वो कारण लोगों को स्पष्ट रूप से अगर सरकार में बैठे हुए लोग बता देंगे तो शायद जनता भी उनका सपोर्ट करेगी। जैसे एक बार मेरा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था इस देश में, तब की मैं बात करूं, हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक देश के लोगों को बोला था कि एक टाइम खाना बंद कर दो, देश को आपकी जरूरत है, तब क्या हुआ था, अपने बुजुर्ग को घर पे जाके पूछ लेने का पूरे देश ने साथ दिया था। तो इस बार भी अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो जनता को बोलना पड़ेगा कि भी एक चीज है, हमारा साथ दो। इतना तो कुछ बोल दे सरकार। बाकी अरमानों पर पानी फेरने के लिए सभी लोग फिलहाल उतनी चुपकी साध के बैठे हुए हैं। जी शोभित जी, चलिए बहुत बहुत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। आगे भी जुड़ेंगे आपसे दूसरे मुद्दे पर, लेकिन जनता को उससे पहले ये बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है वो अपने आपे से बाहर हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है लोगों को महंगाई के बोझ से लोग जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं त्रस्त होती जा रही है, अपने आप में एक चिंता का विषय बन गया है। और लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है सर उठाकर घूम रही है उससे जो आम लोगों की पीठ और कमर दोनों ही टूट चुके हैं। इस मुद्दे पर भी हम समय समय पर आवाज उठाते रहेंगे और बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शिंदे गुट और उद्धव गुट की बात करना चाहेंगे क्योंकि आपसी जो है तकरार है वो लगातार अभी भी जग जाहिर है और इस तकरार का दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे फिर से अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे ही जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से उद्धव गुट और शिंदे गुट आपस में अब नाम को लेकर जो है तकरार बढ़ती जा रही है। दशहरा रैली पर मंचों से बड़ा ओजस्वी भाषण दिया गया है दोनों ही तरफ से और दोनों ही पार्टियों ने कह सकते हैं कहा है कि ये जो धनुष कमान है ये हमारी जहागीर है और हम असली शिवसेना है। क्या कुछ कहेंगे इस आपसी घमासान पर आप? जी, घमासान तो मचा हुआ है दोनों गुट में। सरकार गिरने के बाद शुरू हुई तकरार जो है वो खत्म तो होने का नाम आने वाले दिनों में भी नहीं लेगी, क्योंकि अब दो गुट शिवसेना के बन चुके हैं। ये वही शिव सैनिक है जो एक आक्रामक रवैये के लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं और वही शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं। तब स्वभाव तो वही रहेगा, भले ही वो विपक्ष के ऊपर शाब्दिक हमला करने का हो या अपने रवैये से स्पष्ट जो हिंदुत्व की एक छवि हो, उसमें भी बाला साहेब ठाकरे से लेके अभी एकनाथ शिंदे तक जितने भी नेता हैं वो अपने रवैये पे एक बार अड़ जाते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं और वही डीएनए शिवसेना के हर सैनिक के मतलब कि हर कार्यकर्ता के पास है। अब दो गुट हो चुके हैं और दोनों गुट अपने अपने रवैये से एक बात के ऊपर मतलब चिपक गए हैं कि भाई ये जो हमारा धनुष बाण है वो हमारे गुट का है। दोनों गुट बोल रहे हैं। अब ये मामला तो कोर्ट तक पहुंच चुका है तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब कोर्ट फैसला देगी तब क्या करेंगे ये लोग? किसी एक को तो मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा? घमासान तो जारी ही रहेगा, भले उसको ये चिन्ह मिल चुका है या फिर ये चिन्ह ही इसी से मतलब कि इलेक्शन कमीशन से ये जो चिन्ह है उसको ही मतलब फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर भी किसी गुट को फायदा नहीं होगा। मतलब कि शिवसेना जिस चिन्ह से जानी जाती है, अगर ये चिन्ह फ्रीज कर दिया गया और किसी एक को भी नहीं मिला, फिर भी अपनी एक पहचान है, उसके लिए भी मतलब एक सवाल खड़े हो जाएंगे कि कौन से गुट क्या चिन्ह लेके आएगी, क्योंकि धनुष बाण पे अपना हक है, वो तो बोल रही है। अब दोनों गुट में कुछ ना कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो लास्ट में वही होगा जो मैं बोल रहा हूं और वो चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीज हो गया तो किसी गुट को फायदा नहीं होगा
और ये बात उद्धव गुट और शिंदे गुट बखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला जानता हूं, सारे लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये कदम उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर, तो अपना अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में आना होगा। और जो बात पहले से अंदेशा है कि शिवसेना के 2 गुट हो जाएंगे, वो हो गए हैं। उसका चुनाव चिन्ह जो है वो भी नामशेष हो जाएगा। और ये सभी बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इसीलिए तो ये परिवार वाली पार्टी वाली जो बात है वो बार बार करती है। और इसमें भी ये ठाकरे परिवार का जो एक वर्चस्व था उसको फिलहाल तो अभी 2 जूथ में बांट दिया है। तो बात वो है कि शिवसेना के 2 गुट को फायदा हो ना हो वो कल की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र जो है बीएमसी के चुनाव के ऊपर और बीएमसी में सत्ता हस्तग्रहण करने का, उसके ऊपर उनका फोकस है। नहीं कि किसी जुट को क्या मिले, कौन सा चुनाव चिन्ह मिले। उनको जो फायदा चाहिए वो शायद मिलते हुए नज़र दिख रहा है, वो शिंदे गुट से फायदा हो या अलग से फायदा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में महाराष्ट्र में फायदा देखने को मिलेगा। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी, दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस बात को लेकर जो है हम लगातार उठाते रहेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि असम से अमित शाह जो है वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहां से कुछ संबोधन कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे उन्हीं के साथ में। हम कर 385 तक पहुंची है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 8 साल नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्थापित करने के 8 साल। अभी राहुल बाबा कांग्रेस को एक एजेंडा दिए थे। उस एजेंडा में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पत्रकारों ने पूछा था कि आप अब सपा हटाएंगे। मेरे को अब सपा तब हटता है जब शांति होती है, और हम शांति भी करेंगे, अब सपा भी हटाएंगे, मगर तुष्टीकरण के लिए नहीं हटाएंगे। मित्रों, आज आसाम का 60% से ज्यादा क्षेत्र इस स्पेशल एक्ट से मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बाहर हो गया। नागालैंड में सिर्फ 7 जिले बचे हैं। त्रिपुरा, मेघालय पूरा मुक्त हो चुका है। मणिपुर के सिर्फ 6 जिले बचे हैं। मित्रों, आज पूरे उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कई प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से मेरी बात हुई है। यहाँ पर एक भव्य फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कॉलेज भी बहुत कम दिन के अंदर हम स्थापना करने जा रहे हैं मित्रों। और 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का जो वादा था उसका भी चरणबद्ध कार्यक्रम हमने तैयार कर लिया है। आज आसाम के लिए, आसाम के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आनंद का उत्सव है, आनंद का दिन है कि आसाम के अंदर इतना भव्य कार्यालय बना है। मैं ऊपर जाकर देख कर आया हूं मित्रों। आसाम का हमारा कार्यालय दिल्ली मुख्यालय से 1 तसु भी नीचे नहीं है, बल्कि थोड़ा बढ़कर है। इतना आधुनिक कार्यालय यहाँ देखकर मन को बहुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा अध्यक्ष जी, सर्वानंद जी, विजय पांडा और जामवाल जी सभी को ये कार्यालय के बनने तक जो लोग यहाँ पर अलग अलग दायित्व में रहे, सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं को विनती करता हूँ कि कार्यालय बनने मात्र से पार्टी मजबूत नहीं होती है। पार्टी मजबूत होती है कार्यकर्ता के सिद्धांतों के प्रति समर्पण से। पार्टी मजबूत होती है कार्यकर्ता के परिश्रम से। पार्टी मजबूत होती है
कार्यकर्ता के त्याग और बलिदान, अगर सिद्धांतों के प्रति समर्थन, परिश्रम, त्याग और बलिदान हम कार्यकर्ता ये हमारे मंदिर में से प्रेरणा लेकर आज यहां से जाएंगे तो उत्तर पूर्व में खलल पहुंचाने वाले कभी सफल नहीं होंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। मैं फिर से एक बार सभी को बधाई देकर और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को प्रणाम कर कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। माननीय अमित शाह डांगरिया धन्यवाद ज्ञापन करिसो। अभी मैं अनुरोध करता हूं हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की प्रेरणा जगत प्रकाश नड्डा जी को अपना भाषण रखने के लिए हम लोग को तो हम सुन रहे थे अमित शाह को जो असम दौरे पर हैं और लगातार वो लोगों के लिए जन उपयोगी उन्होंने बातें की अपने संबोधन के दौरान। और उनका सीधा विजन है कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की असम में है तो हम हर उस विकास के खाके को पूरा करेंगे जो हमने असम को लेकर देखा है। तो फिलहाल आज के न्यूज रूम लाइव में इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं और खबरों को जान भी सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।